जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता भाग्येश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर। विषय है संपत्ति यंत्रण अधिनियम 1882। हमने संपत्ति यंत्रण अधिनियम से संबंधित अपने यूट्यूब चैनल पर लगभग 19 वीडियो अपलोड कर दिया है। कृपया आप लोग उसको जरूर देखें तथा उसका लाभ उठाएं। तथा अन्य विषयों पर भी हमने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है अपने यूट्यूब चैनल पर, उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। और विषय पे आने से पहले मेरा निवेदन है कि यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें तथा अन्य लोगों को भी शेयर करें। आते हैं विषय पर। आज हम चर्चा करेंगे कंडीशनल ट्रांसफर का, यानी कि सशस्त्र अंतरण। क्या अंतरण करते समय कोई शर्त अधिरोपित की जा सकती है? तो इसका उत्तर है हाँ। इसको धारा 25 में बताया गया है। वह शर्त कंडीशन प्रेसिडेंट भी हो सकता है, वह शर्त कंडीशन सब्सिक्वेंट भी हो सकता है। अब उसका अलग अलग धाराओं में दिया गया है कि कब वो प्रेसिडेंट होगा, कब सब्सिक्वेंट होगा, और वो वैध भी होता है। लेकिन किन शर्तों को अधिरोपित नहीं किया जा सकता है उसके बारे में धारा 25 इसका वर्णन करता है। और धारा 25 को हम लोग पढ़ते हैं तो जिस प्रकार से संविदा अधिनियम में दिया गया है कि कौन से उद्देश्य विधिपूर्ण होंगे और कौन से उद्देश्य विधिपूर्ण नहीं होंगे, यानी कि यदि विधिपूर्ण उद्देश्य से कोई संविदा नहीं की गई है तो संविदा शून्य हो जाती है। उसी प्रकार से यहाँ पे कहा गया है कि कोई ऐसा शर्त अधिरोपित किया गया है और वह शर्त धारा 25 के अधीन दिए गए जो शर्त हैं उसके अधीन यदि दिया गया है, यानी कि जो उसमें बताए गए हैं कि जिसको मना किया गया है कि ऐसे शर्त अधिरोपित नहीं किए जा सकते हैं, यदि उनको शामिल किया गया है उस अंतरण में शर्तों को, तो वह पूरा का पूरा जो है अंतरण ही शून्य हो जाएगा। अभी तक हम लोग इसके पूर्व देखे हैं, चाहे धारा 10 हो, चाहे धारा 11 हो, या 21 हो, 22 हो, 23 हो या 24 हो, इन सब धाराओं में हम लोगों ने देखा है कि जो शर्त होता है वो शर्त शून्य होता है। लेकिन यहाँ धारा 25 में हम देखेंगे कि यहाँ शर्त शून्य नहीं होता है। यदि इस तरह की शर्त लगाई गई है तो पूरा का पूरा अंतरण ही शून्य हो जाता है। अब देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। तो धारा 25 कह रहा है कि संपत्ति अंतरण से सृष्ट और किसी शर्त पर निर्भर हित निष्फल हो जाता है, यानी कि एन इंटरेस्ट क्रिएटेड ऑन ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड डिपेंडेंट अपॉन ए कंडीशन फेल्स इफ ए फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन इज इम्पॉसिबल, यानी कि वह शर्त की पूर्ति ऐसी है जो असंभव बना दे। उसके बाद कह रहा है कि यह विधि द्वारा निषिद्ध हो या ऐसी प्रकृति की हो कि वह यदि अनुज्ञात की जाए तो वह किसी विधि के उपबंधों को विफल कर देगी, या वह कपटपूर्ण हो या ऐसी हो जिसमें किसी दूसरे के शरीर या संपत्ति को क्षति अंतर्वलित या अंतर्हित हो, या जिसे न्यायालय अनैतिक या लोक नीति के विरुद्ध समझता हो। तो इन तरह के यदि कोई शर्त है तो वह पूरा अंतरण ही शून्य हो जाएगा, यानी निष्फल हो जाएगा। अब इसके बाद ये बताता है कि ये शर्त किस प्रकार के हो सकते हैं। तो धारा जब हम 26 पढ़ते हैं तो इसमें फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट की बात करता है कि यानी कि कोई ऐसी शर्त लगाई जा सकती है कि जिस अंतरण को तभी वैध बनाता है जब उस शर्त को पूरा कर लिया जाता है, यानी कि पहले शर्त को पूरा किया जाएगा और उसके बाद से तब वो अंतरण कंप्लीट होगा। ये बात धारा 26 में बताई गई है। और इसमें कहा गया है कि एक नियम भी है डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस, जिसे निकटता का सिद्धांत कहते हैं, ये भी इसी धारा में समाहित है। लेकिन इन सब चीजों को करने के पूर्व आपको धारा 25 ध्यान में रखना होगा कि जो हम शर्त लगा रहे हैं वो धारा 25 का उल्लंघन तो कहीं नहीं कर रहा है। यदि धारा 25 का उल्लंघन है, यानी कि जिसको मना किया गया है धारा 25 में कि ऐसी शर्तें आप नहीं लगा सकते हैं, तो वह पूर्वभाव्य शर्त भी नहीं हो सकता है। यानी कि जो प्रेसिडेंट कंडीशन प्रेसिडेंट होता है पूर्वभाव्य शर्त, वो धारा 25 के अधीन ही होना चाहिए। अब जैसे इसमें एक उदाहरण दिया है
दृष्टांत के रूप में कि क 5,000 रुपये ख को इस शर्त पर अंतरित करता है कि वह ग, घ और अंग की सम्मति से विवाह करेगा। अंग की मृत्यु हो जाती है, ग और घ की सम्मति से ख विवाह करता है। यह समझा जाएगा कि ख ने अपनी शर्त पूरी कर दी है। इसके कहने का तात्पर्य है कि जो पूर्व में शर्त लिया जा रहा है, यदि यथासंभव उसका पालन कर दिया जा रहा है और किन्हीं कारणवश यदि कुछ परसेंट उसमें से नहीं हो पाता है, जो कि लेना संभव नहीं है, उसका पूरा किया जाना संभव नहीं है, तो ये मान लिया जाता है कि उस शर्त का पूरा हो गया है, यानी कि उस शर्त को पूरा कर दिया गया है। इसी को डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस कहा जाता है, निकटता का सिद्धांत, यानी कि यथासंभव उस शर्त का पूरा किया गया है। लेकिन वही जब धारा हम 29 को पढ़ते हैं तो वो कह रहा है कि कंडीशन सब्सिक्वेंट, यानी कि जो कंडीशन सब्सिक्वेंट है उसको यथावत पूरा किया जाना चाहिए। जैसा कंडीशन रखा गया है उस कंडीशन को यथावत पूरा ही किया जाना चाहिए। ये बात धारा 29 में दिया गया है। अब धारा 29 में ये क्या रहा है कि पुरोगामी अंतिम धारा द्वारा अनुध्यात किस्म का परतर बयान प्रभावी नहीं हो सकता जब तक कि शर्त की पूर्ति यथावत नहीं हो जाती। मतलब जो धारा 26 से हम लोगों ने देखा कि यथासंभव उसको पूरा किया गया है, मान लिया जाता है जो शर्त प्रेसिडेंट होगा, यानी कि कंडीशन प्रेसिडेंट होगा, पूर्वभावी शर्त होगा, उसको यथासंभव भी पूरा किया जाता है तो उसका अंतरण वैध हो जाएगा। लेकिन यहाँ ये कह रहा है कि अंतरण पहले किया जाएगा और शर्त का पालन बाद में किया जाएगा। लेकिन यदि शर्त का पालन यथावत नहीं किया जाता है तो अंतरण शून्य हो जाएगा। अब ये देखिए, इसमें जो उदाहरण दिया है वो ये कह रहा है कि क 500 रुपये ख को उसके प्राप्त होने या विवाह विच्छेद करने पर उसे दिए जाने के लिए इस उपबंध के साथ अंतरित करता है। यदि ख अप्राप्त ही मर जाएगा, ग की सम्मति के बिना विवाह कर ले तो वे 500 रुपये घ को मिलेंगे। ख केवल 17 वर्ष की आयु में और ग की सम्मति के बिना विवाह करता है, घ को अंतरण प्रभावी हो जाता है। यानी कि जो इसको बाद में शर्त पूरा करना है उसको यथावत पूरा करना है। अगर उसने यथावत नहीं किया तो पूरा का पूरा अंतरण निष्फल हो जाएगा। यही बात धारा 29 में दी गई है। अब धारा 27 में एक दिया गया एक्सेलरेशन का सिद्धांत, यानी कि वो सिद्धांत है जिसमें कि ये कह रहा है कि एक व्यक्ति को सशर्त अंतरण ऐसे अंतरण के साथ जो पूर्विक व्ययन के निष्फल होने पर दूसरे व्यक्ति के पक्ष में हो जाएगा। जो हम लोग धारा 16 में देखते हैं कि कोई ऐसा अंतरण किया जाता है और उस अंतरण की स्थिति ये होती है कि यदि सब्सिक्वेंट जो अंतरिति है अगर वो वही निष्फल हो जाता है तो पूर्विक हित उसका निष्फल हो जाता है। यहाँ ये कह रहा है कि जो पूर्विक हित है उसके निष्फल होने से ये प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो एक्सटेंड करके उसके पास चला जाएगा जिस अंतरिति को ये संपत्ति अंतरित की गई है। इसी को एक्सेलरेशन का सिद्धांत कहा जाता है। अब ये कह रहा है कि जहाँ की संपत्ति अंतरण से उस संपत्ति में कोई हित एक व्यक्ति के पक्ष में सृष्ट किया जाता है और उसी संव्यवहार द्वारा उसी हित का कोई परतर बयान उस अंतरण के अधीन पूर्विक बयान के निष्फल होने की दशा में किसी दूसरे के पक्ष में किया जाता है, वहाँ पूर्विक बयान की निष्फलता पर परतर बयान प्रभावी हो जाएगा, यद्यपि वह निष्फलता अंतरक द्वारा अनुज्ञात प्रकार से न हुई हो। मतलब जो पूर्विक निष्फलता है वो अंतरक के हाथ में नहीं होना चाहिए, यानी कोई ऐसी शर्त है। अब जैसे इसमें एक उदाहरण बड़ा बढ़िया दिया है, ये कह रहा है कि क इस शर्त पर कि क की मृत्यु के पश्चात ख 3 मास के भीतर अमुक पट्टा निष्पादित कर देगा ख को, और यदि वो ऐसा करने में उपेक्षा करे तो ग को 500 रुपये अंतरित करता है। क के जीवन में काल में ख की मृत्यु हो जाती है, ग के पक्ष में बयान प्रभावी हो जाता है। मतलब जो ख को करना था, ख की मृत्यु हो जाने की वजह से वो कर नहीं पाता है, तो ऑटोमेटिक ये जो उसका शर्त है वो खत्म हो जाता है, मतलब उसको फुलफिल नहीं कर पाएगा, तब असंभव हो जाएगा। तो क्या ग को अंतरण प्रभावी नहीं होगा? तो इसमें करें कि नहीं होगा। यही एक्सेलरेशन का सिद्धांत है
अगर जो सेम ट्रांजैक्शन में कोई ऐसी शर्त लगाई गई है कि एक शर्त के निष्फल होने पर वह दूसरे के साथ फुलफिल हो जाएगा, तो ऐसा होगा, और यही एक्सेलरेशन का सिद्धांत है। तो इस तरह की जो शर्तें हैं उस शर्तों को लगाया जाता है, और शर्त धारा 25 के अधीन होना चाहिए, चाहे वो पूर्वभाव्य शर्त हो या पश्चातवर्ती परतर शर्त हो, तो उससे उत्तरभाव्य शर्त हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वह अंतरण वैध होगा यदि उन शर्तों का पालन किया जाता है। तो अब इसके पहले जो हम लोग शर्तों को देखे हैं धारा 10, 11 में या अन्य धाराओं में, जैसे 22, 23 या 21 में या 24 में, वो अंतरण को अवैध नहीं बनाता है, वैध नहीं बनाता है, वो शर्त को ही अवैध बनाता है। अंतरण वैध होगा, शर्त वैध हो जाएगा। लेकिन जो धारा 25 में बताई गई है, यदि उन शर्तों को किया जाता है, उस अंतरण में लागू किया जाता है, तो वो अंतरण ही वैध हो जाएगा, शर्त यदि इस प्रकार का है तो हमें विश्वास है कि आप लोगों को मेरी बातें जरूर समझ में आई होंगी। धारा 25 आप लोग जरूर पढ़िएगा, कमेंट्री भी पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।